उस समय से लेके 1969 तक हंटिंग वाज अलाउड, कि भारत में इसकी संख्या बड़ी तेजी से घट रही है, तो उस समय सरकार ने टाइगर की हंटिंग पे रोक लगाई और फिर 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वन ऑफ द लार्जेस्ट राइनोसेरस कंट्री इन द वर्ल्ड, as you rightly said, the largest Asiatic elephant population in the world, and only home to Asiatic lion, and lion population is doing very well in our country. एक वाइबल पॉपुलेशन के लिए 40+ चीते किसी इकोसिस्टम में होने चाहिए, तब जैसे उनकी कुछ डेथ हो रही है, कुछ बर्थ हो रहे हैं और पॉपुलेशन वाइबल हो सकती है. इंडिया में हमें चीता को सर्वाइव कराने के लिए हमें इसके मेटा पॉपुलेशंस बनाने पड़ेंगे कई. इनफैक्ट देयर इज़ नो कंपैरिजन. मेरे पर्सनल ओपिनियन से दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक वाइल्ड एनिमल को टेम करके जस्ट फॉर योर प्लेजर यू आर कीपिंग, जस्ट टू असिस्ट यू इन हंटिंग. दैट वाज नॉट प्रॉपर. इंडिया ही कंजर्वेशन के मामले में वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कंट्री लगता है. द टाइगर पॉपुलेशन इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड ओनली इन इंडिया, नेपाल, भूटान एंड रशिया. इन ऑल अदर कंट्रीज either it is declining or they have or static, or they have lost all their tigers, like Vietnam, Cambodia and Laos, they have lost all their tigers from the wild. From a mere 1400 tigers some time ago, now we have a strength of more than 4000 tigers, which is about 75% of the total tiger population in the world. We have more than 30,000 elephants, which is 60% of the Asiatic elephants in the world. We have almost 700 lions, which is a sizable amount. We have such wonderful wildlife in India, and all thanks to the foresters and wildlifers, the Indian Forest Service, which is conserving our flora and fauna. And today we have to talk about all these conservation efforts. We have former Director General of NTCA, and now he is heading International Big Cat Alliance. Dr. S.P. Yadav will continue his conversation with him from the first episode. A very warm welcome to you, Dr. Yadav, once again. Thank you, Shantanu. तो सर ये बताइए कि हम इतनी कम संख्या में हमारे पास कैसे रह गए थे टाइगर्स और चीते, कि चीते तो खत्म ही हो गए थे, टाइगर्स 1400. टाइगर्स ऐसा कहते हैं कि एट द टर्न ऑफ सेंचुरी देयर आर मोर देन 10,000 टाइगर्स. 10,000 से 40,000 के नंबर आते हैं, लेकिन उस समय कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं थी कि नंबर को असेस करने की, है ना. किसी ने कहीं रिकॉर्ड किया कि इतने टाइगर देखे और इस बेसिस पे होती थी. और पहले बिफोर 1900 टाइगर्स वेर कंसिडर्ड एज अ पेस्ट, और टाइगर को हंट करने के लिए इनाम दिया जाता था सरकार के द्वारा. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनाम देती थी टाइगर को किल करने के लिए, और टाइगर वाज कंसिडर्ड एज अ पेस्ट, एज अ एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो उस समय से लेके 1969 तक हंटिंग वाज अलाउड. हंटिंग वाज कंसिडर्ड एज अ स्पोर्ट. स्पोर्ट्स हंटिंग वाज अलाउड. परमिट्स वेर इशूड. देयर वर हंटिंग ब्लॉक्स, शूटिंग ब्लॉक्स इन द फॉरेस्ट, और उसमें आप शिकार करना यदि आप चाहते हैं तो परमिट लीजिए और जाइए. और हमारे बहुत सारे ऐसे राजा रजवाड़े महाराजा लोग थे, इवन आर्मी के ऑफिसर्स और जो भी समाज में प्रतिष्ठित लोग थे, वो बाहर से गेस्ट अपने इनवाइट करते थे शिकार करने के लिए टाइगर का. और 1969 तक ये लगातार चलता रहा और उसकी टाइगर्स की संख्या बहुत कम हो गई. और व्हेन इट वेंट अलार्मिंगली लो, उस समय 69 पे एक यहाँ पे एक दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी IUCN WWF इन लोगों के द्वारा, और उस समय चिंता व्यक्त की गई कि भारत में इसकी संख्या बड़ी तेजी से घट रही है. तो उस समय सरकार ने टाइगर की हंटिंग पे रोक लगाई और फिर 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हिच बैंड ऑल काइंड ऑफ हंटिंग इन द कंट्री. और ये और 1972 वाज अ टर्निंग पॉइंट. उसके बाद से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ. 1 अप्रैल ऑफ 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड, और उस समय से कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स वर स्टार्टेड इन द कंट्री. सर, भारतीय संस्कृति में हम लोग एनिमल्स की, खासतौर से शेर और टाइगर, वो देवी का वाहन माना जाता है, पूजा करते हैं उसकी. तो हमने जब आज़ादी मिली 1947 में,
क्या ये जो कंजर्वेशन एफर्ट्स थे 72 73 की जगह क्या हम 47 से स्टार्ट कर सकते थे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आवर एंसेस्टर्स वर वेरी वाइज, यानी बड़े जो हमारे पूर्वज थे बड़े बुद्धिमान थे, और दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई दे कोरिलेटेड रिलीजन विद कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। उल्लू को देखिए, लक्ष्मी जी का वाहन बनाते हैं, नाग की हम पूजा करते हैं, हनुमान जी यानी इनका वानर का अवतार कहते हैं, क्रोकोडाइल्स जो उस वराह, और इन सब की हम किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं। टाइगर जैसा आपने कहा, दुर्गा जी की सवारी करते हैं। तो हमारे पूर्वज बड़े होशियार थे, उन्हें पता था कि एक समय ऐसा आएगा फ्यूचर में कि इनका संरक्षण बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो विद दैट विजन दे प्रोबेबली दे रिलेटेड, दे कोरिलेटेड wildlife with goddess and gods and our religious beliefs. And this is the reason India with 1.4 billion population is one of the largest tiger range country in the world, one of the largest rhinoceros country in the world, as you rightly said, the largest Asiatic elephant population in the world, and only home to Asiatic lion, and lion population is doing very well in our country. And if you compare with the other African countries, there the lion population is rapidly declining, but in our country it is growing at a very good rate. तो सर हम अभी चीते लेके आए हैं, now they are thriving. I think now from we imported 20, and despite all the setbacks, now their number is I think around 28 after the latest litter of 4. तो चीतों को इंडिया में लाने से फायदा क्या है? एक चीता मैंने बताया कि जैसे 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया, व्हेन द लास्ट चीतास वर शॉट इन 1947. सो इट टुक अस 75 years to bring back. This is the only mammal which country had lost. चीता एक ग्रासलैंड इकोलॉजी इकोसिस्टम का एक एपेक्स प्रेडेटर है, यानी चीता है तो जो ग्रासलैंड की इकोसिस्टम है वो थ्राइव कर रहा है, बैलेंस में है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। जितने यानी 7 बिग कैट्स जिसके लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना हुआ, ऑल बिग कैट्स आर प्रेडेटर, एपेक्स प्रेडेटर इन देयर ओन इकोसिस्टम। तो इसका चीते के नाम पे एक बहुत बड़े एरिया का संरक्षण इसको फ्लैगशिप स्पीशीज मान के किया जा सकता है। तो वो इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे इकोसिस्टम को रेस्टोर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को रेस्टोर करने के लिए चीता एज ए सिंबल, एज ए इंडिकेटर, उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। चीते हम पहले नामीबिया से 8 चीतास वेर इम्पोर्टेड एंड सब्सिक्वेंटली 12 चीतास वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और जब भी इस प्रकार का इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, तो जो डेथ होती है यदि नेचुरल कॉजेज हो रही है तो नथिंग टू वरी। तो हमारे इसमें करीब 8 चीतास दे डाइड विथ सर्टेन नेचुरल कॉजेज, डिजीज और दूसरे इशूज से। लेकिन यहाँ पे करीब 17 cubs were born on Indian soil, and that is unprecedented success or unprecedented conservation effort with respect to breeding if you compare with other ongoing projects in other parts of the world. और उसमें से आज 12 cubs जो इंडियन सॉइल पे इंडियन चीते हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो 12 और 12 लगभग 24 चीते की पॉपुलेशन अभी कूनो नेशनल पार्क में है। तो सर इसके बाद भी हम प्लान कर रहे हैं कि अगले 10 साल तक हम हर साल इंपोर्ट करेंगे। देखिए ये जो अभी 12 और 12 मिला के 24, ये सस्टेनेबल या वायबल पॉपुलेशन नहीं होगी। एक वायबल पॉपुलेशन के लिए 40+ चीते किसी इकोसिस्टम में होने चाहिए, तब जैसे उनकी कुछ डेथ हो रही है, कुछ बर्थ हो रहे हैं और पॉपुलेशन वायबल हो सकती है। इंडिया में हमें चीता को सर्वाइव कराने के लिए हमें इसके मेटा पॉपुलेशंस बनाने पड़ेंगे कई जगहों में इसको लाना पड़ेगा। और एज पर चीता एक्शन प्लान वी नीड टू इम्पोर्ट 12 to 16 चीतास एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 years, तब जाके इसकी पॉपुलेशन स्टैब्लिश रहेगी। मैं साउथ अफ्रीका का एग्जांपल बताऊं कि साउथ अफ्रीका हैड आल्सो लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल देयर चीतास एंड दे इंपोर्टेड फ्रॉम नामीबिया। इट टुक देम 20 years टू एस्टैब्लिश वायबल पॉपुलेशन ऑफ चीता इन देयर कंट्री। तो ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यू आर डीलिंग विद लाइव थिंग्स, बायोलॉजिकल एंटिटीज। तो इसमें ये एक लंबे समय तक सस्टेन्ड प्रयास की जरूरत है। अभी फेज 1 इसका प्रोजेक्ट 5 साल का है, बट ये 10 साल में जाके जब इसकी कई जगह मेटा पॉपुलेशन स्टैब्लिश हो जाएगी, कूनो एक है, गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में वो है, और फिर गुजरात में बनी ग्रासलैंड है, या मध्य प्रदेश का नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
इन जगहों में हम फ्यूचर में चीते लाने की योजना है। मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात और दूसरे राज्यों हाँ बिल्कुल। और अभी जैसे कूनों से यदि आप देखें तो नेचुरल डिस्पर्सल हो रहा है चीते का राजस्थान में। तो आगे चल के ऐसा प्रयास है कि जो राजस्थान के फॉरेस्ट के स्टाफ हैं, फ्रंटलाइन स्टाफ है, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप की जाए और जो डिस्पर्स हो रहे हैं वो वहीं रहे, उनको वापस पकड़ के लाने की जरूरत ना पड़े। ये इस दिशा में प्रयास चल रहा है। आपने जो बुक भी लिखी है चित्रकाया, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स चीतास ट्रैवलिंग अप टू 200 kilometers, straying out of Kuno National Park, and they had to be tranquilized and brought back. So means naturally they are dispersing. But अगर हम पहले ही उनको प्लान कर रहे हैं बाहर डिस्पर्स करने का, तो फिर वापस क्यों लेके आ रहे हैं? लेट देम डिस्पर्स। नहीं, देखिए कुछ चीता दे आर एक्सप्लोरर, दे आर वांडरर, यानी वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत होते हैं। तो एक चीता था जो काफी पवन नाम था, और इट वेंट अबाउट 200 kilometers, and then it was brought back because at that place where the cheetah means it strayed, there the capacity of the staff, they were not trained to monitor or ट्रैक एंड उसके लिए उनकी कैपेसिटी नहीं थी। और इसलिए अब प्रयास हम कर रहे हैं कि जो राजस्थान के एडजॉइनिंग एरियाज हैं, वहाँ के जो फ्रंटलाइन स्टाफ हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए, ताकि फ्यूचर में यदि इस तरीके की स्ट्रेइंग होती है तो पकड़ के लाने की जरूरत नहीं पड़े और नेचुरल हैबिटेट बने और वहाँ के ऑफिसर्स उसकी जिम्मेदारी ले सकें। तो इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दिस चीता कंजर्वेशन। आम आदमी की भाषा में पूछें तो हाउ फेरोशियस एंड हाउ टिमिड अ चीता इज एज कंपेयर्ड टू टाइगर और लेपर्ड? In fact, there is no comparison. And out of 7 big cats, I think cheetah is the weakest and the smallest. Cheetah, and if you see the African countries, Namibia, South Africa area, cheetah survives in the ecosystem with lion and leopards. So every animal, they have their surviving instincts. They maintain their balance, respect to each other. They develop their ecological niche where they survive. Like cheetah भागने में एक्सपर्ट है, 100 kilometers 110 120 kilometers per hour तक इसकी स्पीड होती है। तो ये एस्केप मैकेनिज्म में ये एक्सपर्ट है, ये उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अभी तक जैसे 2 साल हो गए कोनों में चीता को लाए हुए, और मेनी टाइम्स चीताज वेर फ्री रेंजिंग और बड़े लेपर्ड डोमिनेटेड एरिया में थे, लेकिन कभी भी उनका एनकाउंटर फैटल नहीं हुआ, यानी दे अवॉइडेड ईच अदर। लेकिन डेफिनेटली चीता इज द वीकेस्ट, उसका 40 to 60-70 kg मैक्सिमम वेट होता है, जबकि जो लेपर्ड्स हैं दे आर मच, उनकी वेट अधिक होता है। टाइगर तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। In your book also you have mentioned that cheetahs earlier used to be used as hunters by महाराजाज एंड मुगल्स, कि वो ट्रॉफी हंटर्स होते थे कि साहब उन्होंने पाला, जाके मार के ले आओ शिकार, तो चीता मार के ले आता था। तो दे वे मोस्टली पेट्स, उस टाइम पे बहुत पेट्स भी होते थे। अभी भी हम फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी मिडिल ईस्ट में और काफ़ी जगहों पे उसको एज पेट भी अभी भी रखते हैं। तो ऐसे में उसको एज रिवाइल्डिंग का क्या बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे पर्सनल ओपिनियन से दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक वाइल्ड एनिमल को टेम करके जस्ट फॉर योर प्लेजर यू आर कीपिंग, जस्ट टू असिस्ट यू इन हंटिंग, दैट वाज नॉट प्रॉपर। लेकिन आपका कहना सही है, एक जमाना था जब जो जैसे यहाँ पे हंटिंग एक बड़ा गौरवपूर्ण माना जाता था कि किसी ने शेर का शिकार किया तो उसका नाम होता था। और पहले तो मैं बताऊं कि 1969 से पहले जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स थे, ये कहा जाता था कि तुमने टाइगर का शिकार नहीं किया तो फिर डिवीजन का चार्ज कैसे मिले तुमको, तो पहले प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर अ ब्रेव मैन। तो इट वाज सिंबल ऑफ ब्रेवरी, बट इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस दैट इज नॉट लॉजिकल। लेकिन उस समय चीतों को टेम करके उनको शिकार की असिस्टेंस के लिए यूज किया जाता था। सर, एक चीते को लगभग ऑन एन एवरेज कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है अपना फ्री रेंजिंग या आराम से रहने के लिए? हाँ, नहीं, जितने भी कार्निवोर हैं इनका जो टेरिटरी है दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, फूड, शेल्टर और फीमेल। यानी आप यदि नामीबिया से जैसे हमने इंपोर्ट किया, नामीबिया में
बड़े वास्ट एरियाज हैं, है ना, मीन्स 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे ऐसे हाँ प्रे कम है, तो दैट ऑल डिपेंड्स। तो चीता डिपेंडिंग अपॉन प्रे, यानी ऐसा भी कुछ हम यार्डिस्टिक ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि कितने हुए, यानी जैसे टाइगर्स की बात करें तो 20 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 200 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, लेकिन रशिया में जहाँ पे प्रे बेस बहुत कम है वहाँ वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर तक उसके टेरिटरी होती है। हमारे देश में जैसे कॉर्बेट और काजीरंगा है, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी टाइगर रिजर्व्स, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे उसके टेरिटरी होते हैं, 10-20 किलोमीटर में एक टाइगर मिल जाता है। तो चीता चूंकि अभी हाँ यार राइट, वेरी रिच हाई डेंसिटी ऑफ प्रे बेस, गुड वाटर अवेलेबिलिटी एंड गुड शेल्टर। लेकिन सर बहुत ज्यादा डेंसिटी अगर टाइगर्स की हो जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कब होगा आपस में, है ना, कॉन्फ्लिक्ट इसमें होता है या तो फूड के लिए या नहीं, टेरिटरी क्यों बनाते हैं ये, है ना, फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल, है ना, दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर देयर, एंड मींस फूड एंड प्रोक्रिएशन एंड सर्वाइवल, ये 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जिस पे वाइल्ड एनिमल सर्वाइव करता है। तो इसमें यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है देन दे फाइट ईच अदर, and always the animals, the dominant animal will always try to have or to possess the best territory available, तो बेस्ट के लिए फिर लड़ाई होती है। जी, तो काफी इस तरीके की खबरें आती रहती हैं कि जब जंगलों में टाइगर आपसी लड़ाई में मारे गए, क्योंकि जितनी हर साल डेथ होती है टाइगर्स की, तो उसमें अधिकतर जो डेथ होती है वो पोचिंग से अब कम होती है, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जो एफर्ट्स हैं उससे पोचिंग बहुत कम हो गई, बट देन वो आपसी लड़ाई में बहुत मरते हैं। देखिए वो डार्विनिज्म की थ्योरी थी ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट इज वेरी ट्रू एंड परफेक्ट इन द इकोसिस्टम, ओनली फिटेस्ट हैज टू सर्वाइव, द वीकलिंग्स शुड नॉट सर्वाइव, अदरवाइज दे विल पास ऑन द वीक जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वो इकोसिस्टम अपने आप नेचर टेक्स केयर ऑफ द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो वो उसमें कोई as far as the death of tigers or any carnivore is natural, whether it is in fight or disease or all, that is it's not a cause of worry. But if death is due to poaching, unnatural causes, that is cause of worry, that needs to be addressed. आज की डेट में सर हमारे पास लगभग 4000 टाइगर्स हैं, तो जो इंडिया की टोटल फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर है, टोटल टेरिटरी है, बाहर भी अगर आप देखें तो व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट कैरिंग कैपेसिटी, इंडिया में टोटल कितने टाइगर्स वाइल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट? There are experts in a country, they say that India should have at least 10,000 tigers, but I think that 4,000, 5,000 is a very good number. Still, like you are facing human-tiger conflict in many areas, you know, just because the parks are working, they are having tiger numbers as per their carrying capacity. है ना, जब उनके नंबर ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर डिस्पर्सल होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन अभी भी देयर आर number of areas where the density of tiger is low, well below their carrying capacity. They are low density tiger reserves. यदि हम नाम ले तो नामधापा अरुणाचल में, कामलांग अरुणाचल में, नामेरी असम में, और जैसे और देयर पोटेंशियल एरियाज लाइक सुहागी बरुआ सोहेलवा उत्तर प्रदेश में, या रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, या Periyar Tiger Reserve or Parambaikuni, there are number of tigers which are functioning well below their carrying capacity. तो वहाँ पे टाइगर नंबर बढ़ाने का अभी भी स्कोप है। There are number of potential areas which have not been declared as a tiger reserve. तो वहाँ पे भी पोटेंशियल है। तो 4000 इज वेरी गुड नंबर, 4 से 5000 के बीच में होते हैं तो दैट इज इनफ फॉर द कंट्री। पर अगर सर 5000 से ऊपर हो जाएंगे, नहीं, यानी वन हैज टू मीन्स हमें नंबर के ऊपर नहीं जाना है। नंबर वाला जो मीन्स एक लॉजिक और वो गेम है वो दैट इज नॉट करेक्ट। यू हैव टू फोकस ऑन हैबिटेट प्रोटेक्शन, टाइगर हैबिटेट। नंबर विल ऑटोमेटिकली इट विल एडजस्ट as I said, survival of the fittest theory, as per the ecosystem, as per the prey availability, the number will restrict to that. It isn't because of the developmental activities and depletion of dense forests. Tigers are increasingly coming out of the forest, and especially अगर आपने पीलीभीत में तो कितनी बार हम लोगों ने देखा कि सब वो गांव के बीच में जाके दीवार पे बैठ गया, देन सरिस्का से ट्रेवल करके गुड़गांव तक आ रहा है, तड़ोवा में
बहुत ढेर सारा. So is coexistence the future of tigers or confrontation? नहीं, देखिए टाइगर एक कार्निवोर है ना. को एग्जिस्टेंस मतलब विन विन सिचुएशन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम कार्निवोर लाइक टाइगर, है ना. वी कैन एक्सपेक्ट को अकरेंस, बट कार्निवोर के साथ एक ह्यूमन बीइंग का रहना, इट सिचुएशन में गो एनी टाइम गो रॉन्ग इन रॉन्ग डायरेक्शन, यानी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सब. लेकिन जैसे पीलीभीत की जो घटना थी उसमें टाइगर स्ट्रे हुआ था ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में. इट वाज सफरिंग फ्रॉम इट वाज नॉट वेल, इट वाज सिक, है ना. जैसे सरिस्का से टाइगर निकल के गुड़गांव की तरफ हरियाणा में आया हुआ, तो इट वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग द एरियाज, उसने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया. तो एक तो डेवलपमेंटल जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से उनके जो कॉरिडोर्स हैं दैट हैव बीन अफेक्टेड, बट नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया allows the developmental act gives permission under the wildlife protection act or under forest conservation only with mitigation measures. Now जब आप देखते होंगे ओवरपास और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व के बीच में NH37 के ऊपर एक बहुत एक अंडरपास बना हुआ है ना, एलिवेटेड कॉरिडोर बना हुआ है. तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर कर रही है कि टाइगर के जो कॉरिडोर हैं दे आर नॉट डैमेज्ड, अफेक्टेड, एडवर्सली अफेक्टेड, और एक मिटिगेशन मेजर्स के साथ ही लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए. अभी जो रोड देहरादून के लिए बन रही, जो राजा जी के पास से गुजर रही है, इसमें भी हाँ उसमें भी राइट एलिफेंट पासेस और टाइगर के लिए पासेस दिए जा रहे हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन मिटिगेशन मेजर्स, और कोई भी प्रोजेक्ट बिना मिटिगेशन मेजर्स के अब अप्रूवल हमारे देश में संभव नहीं है. हाँ, जो टाइगर के जो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है. जैसे तड़ोबा आपने एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ पे हमें यदि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक तो हमारी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए, और फिर एक एक्टिव मैनेजमेंट की कैपेसिटी और स्किल होना चाहिए. एक्टिव मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो यदि कोई एबरेंट एनिमल है, किसी कोई प्रॉब्लमेटिक एनिमल है, तो उसको आप ट्रैंकुलाइज करके उसको पकड़ के आप उसकी चेक करिए उसमें क्या प्रॉब्लम है. यदि वो फिट है, फिट टू बी रिलीज इन द वाइल्ड, देन इट शुड बी रिहेबिलिटेटेड इन सम अदर लो डेंसिटी एरियाज. तो इस प्रकार से पॉपुलेशन मैनेजमेंट करने की जरूरत है. वेरी नाइस. सो नाउ यू हैव एडेड रिस्पांसिबिलिटी. अभी तक आप देश में कंजर्व कर रहे थे वाइल्ड लाइफ टाइगर्स. एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, especially tigers and 6 other big cats at the international level. तो सर ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है और इससे फायदा कितनी कंट्रीज को होगा, इंक्लूडिंग इंडिया, एंड हाउ इंडिया इज द लीडर ऑफ बिग कैट अलायंस? ये 2019 में व्लादिवोस्टॉक में एक ईस्टर्न इकोनॉमिक एक समिट हुई थी जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड expressed his desire that the countries must come together and create a kind of alliance for checking, controlling the illegal trafficking in wild cats and tigers and all. तो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई, और 9 अप्रैल 2022 को मैसूर में जब हम 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर सेलिब्रेट कर रहे थे, तब उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च्ड इट. और अभी 29 फरवरी को 24 में ये कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना, और इसमें 95 कंट्रीज जो रेंज कंट्रीज हैं वो आती हैं, और 7 बिग कैट्स हैं इसमें, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा. जैगुआर और प्यूमा छोड़ के ये दे आर फाउंड इन अमेरिकाज, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अमेजोन के जंगलों और इधर. बाकी जो 5 बिग कैट्स हैं now, उसमें चीता included, 5 big cats are in India, and we have great history in our country for the conservation of big cats. Like tiger, we are global leader in the world. More than 70% population is with us. Lion population, as I said, though the population is rapidly declining in African countries, in India it's growing at very satisfactory level at pace. Now the population is around 600 to 800 in Gir National Park. So lion we are global leader, Asiatic tiger we are global leader. Asiatic lion, we are the only home to the Asiatic lion in the world and doing very well.
in comparison to all other countries. Leopard population, we are one of the largest range country in the world where leopard population is doing very well. Snow leopard भी हमारे यहाँ एक habitat है और अच्छी एक healthy population about 700 snow leopards की 750 snow leopards की है. Cheetah, we have shown our leadership in conservation based on our experiences in tigers and lion conservation and leopard conservation. We were the first country to do take this kind of initiative of cheetah introduction. So out of 7, we had very good experience of conservation of 5 big cats. And this gives the idea of global south, the global leadership, the green diplomacy to in fact assist all other range countries to do well for big cat conservation. मैंने बताया आपको लायन की पॉपुलेशन जैसे गिर रही है और अमूर लेपर्ड जैसे एक सब स्पीसीज है, उसकी मुश्किल से 50 लेपर्ड वो एक व्लादिवोस्टॉक के लैंड ऑफ लेपर्ड्स में उसकी पॉपुलेशन है. नाउ दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द नंबर. और इसी प्रकार एक जैगुआर की पॉपुलेशन यदि आप देखें तो वो भी तेजी से डिक्लाइन, जैगुआर प्यूमा की पॉपुलेशन गिर रही है. तो बिग कैट्स दे हैव सर्टेन कॉमनलिटीज, द प्रॉब्लम्स आर सेम लाइक poaching, illegal trafficking, habitat destruction, fragmentation of habitat, skill and capacity of staff. So problems are more or less common. Resource का gap है. तो जो international big cat alliance बना हुआ है, this will help and assist all other countries identify their gaps between the needs and what they require and resource availability. And with experience of India on this big cat conservation, we can really contribute to the conservation of big cats in all 95 range countries. Or this combined together, they cover more than 50 million square kilometer area of rich biodiversity. So this will help in biodiversity conservation as well as climate mitigation. जो climate change एक बड़ी problem आ रही है, तो यदि हम इतने area को conserve करते हैं, this will help in climate change mitigation as well. You just talked about African lions. African lion their population you said is fast depleting. So how can India advise them, or Big Cat Alliance can help Africa to survive and conserve and grow their lion population? Like International Big Cat Alliance is contemplating that they will do SWOT analysis for big cats for each country, to identify the strength, opportunities, threats, and weaknesses, and to identify the gaps. Then these gaps will be supported to meet the requirement of those countries. Plan, like country level plan of big cat conservation will be prepared, and support from International Big Cat Alliance will be provided. And this is going to provide a very nice and excellent platform for exchange of best practices. The practices which there are certain good practices where they have proved to be assisting in big cat conservation or population growing very well. There are many, like human big cat conflict, human lion conflict, and the community involvement. Like that's community involvement model of Gujarat is very good for our Asiatic lion conservation. So all these best practices will share with the range countries, build their capacity in this way, and identify the gaps where they really need the support of international community or donors or resources, whatever it is. So in this way, the countries will be helped, and we foresee that with exchange of knowledges, exchange of best practices, availability of resources, the declining trend of population will be arrested. So अफ्रीका में लायन सफारी और जो टूरिज्म है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टूरिज्म, इज इट टेलिंग इट्स टोल ऑन लायन पॉपुलेशन? देखिए, लायन जो प्रोटेक्टेड एरियाज इन अफ्रीकन कंट्रीज, दे आर वेरी लार्ज. लाइक हमारे यहाँ यदि आप देखें तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज अराउंड 3,000 square kilometer. But in Africa, if you see the protected areas, the national parks, they are about 10,000, 20,000, 30,000 square kilometers. They are huge areas, and population density is very low. So they can very well execute the model of tourism
wildlife tourism which they're practicing. So I don't think that intensive वहाँ पे नहीं फर्क पड़ा. And many countries their economy is dependent upon wildlife tourism. तो फिर क्या पोचिंग से डेथ हो रही है? Exactly. Poaching, habitat destruction, habitat fragmentation, infrastructure linear development. These are the major causes of population declining in African countries. फिर कब तक ये एग्जीक्यूट हो पाएगा जो प्लान कर रहे हैं अफ्रीका को अगर हेल्प करने का, तो कितना साल 2 साल कितना समय लग सकता है? It will definitely take time, but we can say that कम से कम minimum 2 to 5 years तो लगेगा ही कि उनके एक प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, असेस करना. दिस इज ऑल टाइम टेकिंग प्रोसेस. बट इफ यू मेक वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, दैट गिव्स अ मैसेज टू ऑल दैट. या राइट सर, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे बेस्ट कंजर्वेशन एज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेड, आपको क्या लगता है किस कंट्री में सबसे बेस्ट कंजर्वेशन हो रहा है, जो रिजल्ट्स भी आ रहे हो? शरद जी, मुझे तो इंडिया ही कंजर्वेशन के मामले में वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कंट्री लगता है. जैसे हम टाइगर पॉपुलेशन की बात कर लें तो वी आर द टाइगर पॉपुलेशन इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड ओनली इन इंडिया, नेपाल, भूटान एंड रशिया. इन ऑल अदर कंट्रीज either it is declining or static, or they have lost all their tigers. Like Vietnam, Cambodia, and Laos, they have lost all their tigers from the wild. With 1.4 billion population, we are the largest tiger range country in the world. We are only home to Asiatic lion. We are the largest single-horned rhinoceros country in the world. We are the largest Asiatic elephant country in the world. So many exclusive achievements or the track record of India we can see in front of our eyes with 1.4 billion population, mind you. सर, आपने भी नेपाल का जिक्र किया. नेपाल ड्यूरिंग लास्ट 3 years इट हैज ट्रिपल्ड इट्स टाइगर पॉपुलेशन, और खासतौर से पिछले 1 साल में उन्होंने डबल कर लिया है. तो ऐसा नेपाल के पास क्या है जो वो इतनी तेजी से अपने टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा ले रहे हैं? नेपाल में देखिए, जो तराई वाला हैबिटेट है, जो हमारे यहाँ पे तराई में, दिस वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, prey species and tigers and rhinos and elephants as well. So they are doing one of the good practice which Nepal is doing, that is involving community participation in it. So that's helping a lot. जी. और आपको क्या लगता है कि जैसे अफ्रीका की बात हुई, इसके अलावा अगर हम कह सकते हैं वर्स्ट परफॉर्मेंस अगर किसी की है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, तो किस कंट्री की? नहीं, वर्स्ट ऐसा तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, बट द कंट्रीज व्हिच हैव लॉस्ट ऑल देयर, जैसे मैंने 3 कंट्री के नाम लिए जो टाइगर दे हैव लॉस्ट फ्रॉम द वाइल्ड इन रिसेंट पास्ट ओनली. सो वर्स्ट तो नहीं कहा जाता, दे आर ऑल मेकिंग एफर्ट्स, बट सर्कमस्टांसेस एंड फैक्टर्स लीडिंग टू डिसेमिनेशन is not satisfactory, not anticipated, not expected. But I think now the awareness, especially after the COVID, has grown manifold. And now the people are conscious, and they want to conserve forest and wildlife. They want the value of oxygen they understood after the COVID. Right? So now the people understand this importance of forest, wildlife. The climate change is also giving the wrong signals, and it's very obvious signals that something is going wrong with the earth, the biodiversity, the planet. So now the people are conscious. I think everyone would like to have a decent life with good air, good water, and good environment. So 2 countries के बारे में आपसे कमेंट चाहूंगा. एक तो ईरान, जहां से हम पहले चीते मंगा रहे थे, तो वहां खुद मुश्किल से 15-20 बचे हैं, तो शायद वो एक्सटिंक्शन के कगार पे है चीते. और दूसरा कंबोडिया, जो हमसे टाइगर मंगाना चाहता है. तो इन 2 पे मैं छोटे छोटे कमेंट्स चाहूंगा आपसे. देखिए, ईरान इज द ओनली होम टू एशियाटिक चीता राइट नाउ, एंड द पॉपुलेशन इज राइटली सेड अराउंड 14-15 ऐसा होगी. सो दे आर नॉट इन पोजिशन टू गिव, एज पर द इंटरनेशनल लॉज, दे कैन नॉट प्रोवाइड such animals from such a low number of population or animals in that country. So, but they are also now, they have realized and making a lot of efforts in cheetah conservation. Similarly, Cambodia, why Cambodia is willing to bring back tigers? Because now they realize that tigers can bring ecosystem balance or ecosystem services, the benefits, the tourism benefit, the benefit of livelihood to the people and all. That's why they want to bring it back.
So now awareness, they're moving in right direction. I think Iran is also moving in right direction. And Cambodia also, after realizing that they've lost something very precious and they want to re-establish tiger. And they, in fact, because India has already demonstrated that successful tiger reintroduction can be done. Like in Sariska Tiger Reserve 2005, we lost all the tigers because of local poaching and all. And we brought back tigers, we airlifted from Ranthambore and introduced. Now the Sariska is doing very well. Now there are 40 plus tigers in Sariska. Similarly, in 2008, we lost all our tigers from Panna Tiger Reserves. Now the Panna, again, it is a success story. Tigers were reintroduced, brought from Kana, Pech and Bandhavgarh, and 70 plus tiger population is there. So India has set an example of best practice of tiger reintroduction and all. Tiger introduction, now cheetah reintroduction. So these examples, now the countries they know that this can be done. It's achievable, it's doable. So this is prompting. Like abhi 2-3 दिन पहले ही Kazakhstan has introduced tiger. From? They right now they have brought it from they had Caspian tiger. Caspian tiger is now extinct. That subspecies is now extinct. So they brought the next, its cousin, you can say, nearest subspecies, that is Amur tiger. So right now they have introduced a captive tiger in Kazakhstan, but after process of rewilding in couple of generations, they are planning to release in the wild. So India has already set an immense benchmark for reintroductions, and that is guiding other countries. सर अगर कहें तो कंबोडिया के आसपास हम थाईलैंड में देखते हैं, चाइना में देखते हैं, जिस तरीके से टाइगर्स को एब्यूज किया गया हो, तो आर वी एश्योर्ड कंबोडिया में फिर इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा जैसा थाईलैंड या चाइना में? देखिए, टाइगर यदि कंबोडिया में एक्सटिंक्ट हुआ तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है बहुत कि वहां पे एक्सटिंक्ट हुआ क्यों, व्हाट वर द कॉजेटिव फैक्टर्स जी। एंड जब तक वो पॉजिटिव फैक्टर्स को एड्रेस नहीं करती गवर्नमेंट वहां की, तब तक वहां पे इंट्रोडक्शन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। सो वहां का जो हैबिटेट है, उसका प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, देन बूट्स ऑन द ग्राउंड लाइक मेन, पेट्रोलिंग, प्रोटेक्शन स्टेटस, प्री अवेलेबिलिटी, जब इन सब चीजों से सेटिस्फाई होंगे, देन ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर विल टेक प्लेस इन कंबोडिया। बट द पॉजिटिव फैक्टर्स which were responsible for elimination of tigers, they need to be addressed, and one must be sure that has been really addressed by the government. So हम चीते नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से लाए हैं, हमने सरिस्का और पन्ना में रिवाइल्डिंग की जैसे अपने ही देश से। तो इसी तरीके से जो हमारा कूनो नेशनल पार्क था, इट वाज ओरिजिनली प्रॉब्ली प्रिपेयर्ड फॉर लायन एज अ लायन सफारी। तो हम लायंस को क्यों नहीं ला सकते वापस? केवल गिर फॉरेस्ट के अलावा हम अगर दूसरे प्रदेशों में इंट्रोड्यूस कर सकें, जैसे कूनो में ही सही, तो क्या उसमें कोई मुश्किल है? नहीं, देखिए, लायन को ट्रांसलोकेशन, देखिए ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात तब आती है, लेकिन नेचर टेक्स इट्स ओन केयर है ना। जब लायन की पॉपुलेशन एक समय हमारे देश में यानी गुजरात में काफी कम हो गए थे, अराउंड 250, एंड दैट वाज द कॉज ऑफ वरी कि कहीं कोई एपिडेमिक हुआ। लायन इज सोशल एनिमल, दे लिव इन ग्रुप्स। तो यदि कहीं पे एपिडेमिक हुआ, लाइक तंजानिया में हुआ था, जहाँ पे CDV, एक कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की वजह से लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लायंस वर वाइप्ड आउट। तो ये भय था कि यदि कहीं छोटे से पॉपुलेशन में यदि ऐसी कोई एपिडेमिक आ गया तो पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। लेकिन ये बहुत खुशी का विषय है। It's a heartening that lion population, and when the population went down, the government of Gujarat took so many steps for lion conservation, and they have been successful. Now from 250 luwaf, now the population is 600 to 1,000 approximately, because when the next counting will be done or estimation will be done, the number will be, I believe that it is 1,000. So the population is growing very well, population is doing very well, and from 10 to 15,000 square kilometer, now the spread has gone to more than 30,000 square kilometer. From one district, now there are multiple districts where lion population is spreading naturally. एक बर्दा सेंचुरी है करीब 200 किलोमीटर दूर है जूनागढ़ से, वहां पे पहले एक मेल गया, पीछे एक फीमेल गई। नाउ द ब्रीडिंग इज
taking place, बच्चे वहां पे हो गए. So now when the nature is taking its own care, natural dispersal से जो उस समय का fear था कि एपिडेमिक से पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, वो अब है नहीं. एपिडेमिक से पॉपुलेशन कब वाइप आउट होगी, जबकि पॉपुलेशन एक जगह कन्फाइन होती है. यदि दो पॉपुलेशन हो आपस में उसके मिक्सिंग नहीं होती तो कॉन्टेजियस डिजीज होगा नहीं. कोविड में हमने देखा 6 फीट की दूरी रखने की हम क्यों कहते थे, ताकि वायरस का इन्फेक्शन हो. यदि लैंड पॉपुलेशन सेपरेट लैंड पॉपुलेशन यदि एस्टेब्लिश हो गई हो जिसमें आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उसका जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग, पॉपुलेशन इज सेफ. एंड व्हेन द पॉपुलेशन इज डूइंग वेरी वेल, आज की डेट में आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस of translocating land population from one place to another. Yeah. So that's on that note, we'd like to bring this conversation to an end. And it was very nice of you to have talked to our channel. And we hope you enjoyed the conversation with Dr. S.P. Yadav. So many aspects covered and maybe a couple of left. Maybe we'll cover some other time. And thank you so much, Dr. Yadav, for talking to Indian Masterminds. Please like and subscribe our channel and keep watching it. Stay curious, stay tuned to Indian Masterminds. Thank you.